हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे हम क्लास 12th का। और इसको आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक से चैप्टर नंबर 3 के नाम से डिनोट किया गया है। तो मैं इस चैप्टर का नाम बता देती हूँ। चैप्टर का नाम है आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हमें ये समझना है, जैसा कि आप सभी ने चैप्टर का नेम देखा है, तो चैप्टर के नाम से ही हमें एक चीज़ समझनी है कि जो माध्यम है वो क्या होते हैं। अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जनसंचार माध्यम, ठीक है। जनसंचार क्या होता है, उसके माध्यम क्या होते हैं, वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पे है। सबसे पहले हमें समझना है संचार क्या होता है। संचार का अर्थ होता है एक या एक से दो जो व्यक्ति हैं आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, तो उसको हम संचार कहते हैं, ठीक है। अब जनसंचार क्या होता है, इसके आगे जन लग गया। जन का अर्थ होता है लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है। जैसे जनसंख्या होती है वैसे ही आपका जनसंचार होता है, यानी कि एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी जनसंख्या को अगर हमें कोई न्यूज़ बतानी है, कोई खबर बतानी है, तो उसको हम जनसंचार कहते हैं, ठीक है। अब जनसंचार के माध्यम का अर्थ है कि जो खबर हम लोगों तक पहुंचाएंगे उसका कोई एक माध्यम तो होना ही चाहिए ना। जैसे कि आपके जो माध्यम होते हैं उनके अंदर आपका टीवी आता है, रेडियो आता है, अखबार आता है, ठीक है। ये सभी जो है ये क्या है, ये जनसंचार के माध्यम है। तो अब आप सभी को ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि माध्यम क्या होता है। माध्यम एक ऐसा साधन है जिससे हम जनसंचार कर सकते हैं, यानी कि जिससे हम लोगों तक एक खबर को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि जो हमारे विभिन्न तरीके के माध्यम हैं, यानी कि जो हमारे रेडियो है, प्रिंट माध्यम है, इंटरनेट है, टीवी है, उनकी खूबियाँ क्या होती हैं, उनकी कमियाँ क्या होती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको टेलीविज़न और इंटरनेट में दो प्रमुख चीज़ें मिलेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट नंबर 1 है। अभी पार्ट नंबर 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो जनसंचार है, आपके जो जनसंचार है उसके कुछ प्रमुख माध्यम जो हैं वो कौन से होते हैं। सबसे पहला आपका आता है प्रिंट माध्यम। प्रिंट यानी कि छपा हुआ माध्यम, जैसे कि आपकी पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तक होती हैं, अखबार होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, प्रिंटेड हैं, छपी हुई हैं। दूसरा आपका आता है रेडियो। रेडियो तो आप सभी ने ही मतलब कार में ट्रैवल कर रहे हो तब आपने सुना होगा, क्योंकि इस टाइम पे हर किसी के घर में रेडियो तो होता नहीं होगा। पहले के टाइम पे बड़ा सा एक रेडियो आता था, अब तो सभी के फ़ोन में आता है, FM आता है, ठीक है। रेडियो उसी को बोलते हैं, तो वो आपके फ़ोन में आता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब फ़ोन नहीं होते थे तो बड़े बड़े रेडियो जो हैं वो घरों में मिलते थे, तो उसके द्वारा भी जो खबरें हैं, नई नई सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न यानी कि टीवी। इसको आपको जो आपकी हिंदी है उसमें क्या बोलते हैं, टेलीविज़न को दूरदर्शन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो आपका प्रश्न आएगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि दूरदर्शन की विशेषताएं बताइए या फिर उसकी खूबियाँ बताइए, ठीक है। तो फिर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है कि टेलीविज़न को और टीवी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, दूरदर्शन। उसके बाद है आपका इंटरनेट। इंटरनेट तो बहुत ही व्यापक रूप है जनसंचार का। अब ये होता क्या है, जैसा कि आप सभी जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, ये यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं, किसकी मदद से देख रहे हैं, इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम को हम मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं, तो आपको दोनों ही नामों को याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपसे कोई से भी नाम से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्रिंट माध्यम को क्या बोलते हैं, मुद्रित माध्यम बोलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि आपकी जो न्यू वीडियोस हैं क्लास 12th की वो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। साथ ही साथ बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी जाके ज्वाइन करो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो शुरू करते हैं। आपका जो प्रिंट माध्यम है या फिर जो मुद्रित माध्यम है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये सभी चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसकी विशेषताएं और इसकी जो कमियां हैं वो।
तो इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले चीन में हुई थी। चाइना आप सभी को पता है, चीन में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी किसकी? प्रिंट माध्यम की। आप ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। परंतु आज छापे खाने का जो स्वरूप हमारे सामने है उसका आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटनबर्ग को जाता है। जो आपके सामने आजकल ये छपी हुई चीज़ें आ रही हैं तो इन सभी का श्रेय किसको जाता है? ये जर्मनी को जाता है। और जर्मनी में भी किसने आविष्कार किया है? गुटनबर्ग ने। ठीक है, तो ये आपको बात जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि जो आपका जर्मनी में किसने आविष्कार किया प्रिंट माध्यम का, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या है? भारत में पहला छापा खाना कब शुरू हुआ और कहाँ शुरू हुआ, ये चीज़ भी हमें याद रखनी है। तो जो हमारा भारत है उसमें छापा खाना सबसे पहले शुरू हुआ था सन 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में शुरू हुआ था। और कहाँ पर हुआ था सबसे पहले? ये हुआ था गोवा में। गोवा आप सभी को पता है साउथ की तरफ है। ठीक है, बहुत छोटा सा है, आपने मैप में देखा होगा अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं तो गोवा में शुरू हुआ था। ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में यही जो बातें हैं आपसे पूछी जाती हैं मोस्टली। उसके बाद है आपका मुद्रित माध्यम की विशेषताएं। जो मुद्रित माध्यम है यानी कि जो आपका प्रिंट माध्यम है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। अब जो प्रिंट माध्यम है आपका, उसके अंदर आपके अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो इनकी विशेषताएं तो हम खुद से भी ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता तो क्या होगी? स्थायित्व है, यानी कि हम कहीं पर भी बैठकर इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आराम से पढ़ने की सुविधा। कहीं पर भी बैठो आराम से पढ़कर, मतलब लेट कर पढ़ो, बैठ कर पढ़ो, कैसे भी किसी भी स्थिति में आप इस प्रिंट माध्यम को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता क्या है? चिंतन, विचार, विश्लेषण का माध्यम है। जो अखबार होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, बहुतों को शौक होता है अखबार पढ़ने का। अगर वो अखबार ना पढ़े तो उनकी रोटी हजम नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो वो पढ़ते क्यों हैं? आजकल की दुनिया में तो सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट भी है, आपका टीवी भी है, लेकिन उन्हें अखबार पढ़ने में ही मज़ा क्यों आता है? उसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। तो वो कारण क्या होता है कि वो आराम से बैठकर एक खबर को पढ़ने के बाद उस पर सोच विचार कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब कोई भी नया कानून बन जाता है मान लीजिए देश में, और उसकी खबर जो है पूरे देश को देनी है तो जनसंचार माध्यम के द्वारा ही दी जाएगी। अब अगर हर व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है तो वो उस कानून के बारे में पढ़ेगा कि ये कानून क्या है, कब से लागू किया जाएगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फिर वो सोचे समझेगा और फिर बाद में वो अपना फीडबैक भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका दोबारा पढ़ने की सुविधा। हाँ जी, दोबारा पढ़ने की सुविधा का अर्थ क्या है? अगर व्यक्ति को एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आया तो वो दोबारा भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो अखबार कहीं भागा हुआ तो नहीं जा रहा है ना। आराम से हम बैठकर, बहुत आराम से, यानी कि हमारे पास समय की कोई पाबंदी ना हो और हम आराम से बैठकर अखबार को पढ़ रहे हैं। अगर हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो हम उसे दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरी चीज़ का एग्जाम्पल दो तो अखबारों में चुटकुले आते हैं, राशि आता है, राशिफल होता है। ठीक है, पजल्स आती हैं आजकल के अखबारों में। तो अगर आपको चुटकुला आपने पढ़ा है और आपको वो काफ़ी अच्छा लगा तो आप उसे दोबारा से पढ़कर लोगों को भी सुना सकते हैं, तो इसमें दोबारा पढ़ने की सुविधा है। उसके बाद है क्रम में पढ़ने की बाध्यता नहीं है, यानी कर्म के अनुसार, जैसे कि मानो सीक्वेंस के अनुसार, जैसे कि पहले 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, ये सभी पढ़ने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर हम चाहें तो हम पहले 2 को भी पढ़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो पहले 3 को भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले 1 से ही शुरुआत करनी हो। ठीक है, जैसे कि पेज नंबर्स होते हैं आपके, जिसको जो न्यूज़ पसंद आती है वो उसे ही पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, उसके बाद लिखित भाषा का विस्तार हो रहा है। इसकी विशेषता क्या है? इससे लिखित भाषा का विस्तार होना है, यानी कि सभी तक ये जो भाषा है वो पहुंच रही है। उसके बाद इसकी एक और विशेषता आपकी ये हो सकती है कि जो आपका प्रिंट माध्यम है हम उसे संग्रहित करके रख सकते हैं। संग्रहित करने का अर्थ क्या है? अब कुछ बच्चे टॉप करते हैं क्लास 12th में, 12वीं में सीबीएसई के बोर्ड से, कुछ बच्चे नीट में सिलेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ आईआईटी करते हैं, जेई मेंस करते हैं,
उसमें वो बच्चे जो टॉपर होते हैं, यानी कि जिनकी AIR आई हुई होती है, वो क्या करते हैं, उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें उनकी फ़ोटोग्राफ आती है, तो उन्हें वो संभाल कर बहुत सालों तक रख सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आज उन्होंने देखा तो वो 1 साल बाद नहीं देख सकते। अगर वो उस अखबार को संभाल कर रखते हैं तो वो उसे 10 सालों के बाद भी देख सकते हैं। तो इसमें एक और खूबी है कि हम इसे संग्रहित करके रख सकते हैं। लेकिन जो आपका रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, इंटरनेट होता है, उसमें हम चीज़ों को संग्रहित करके नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। जैसे कि रेडियो है, एक बार बोला, मान लीजिए बोला जा रहा है कि मनीषा ने कक्षा 12वीं में क्या अंक प्राप्त किए हैं, 99% जो है 99% अंक प्राप्त किए हैं। ये बात एक बार रेडियो में बोल दी गई है, तो इस बात को हम 10 साल बाद नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो संग्रहित नहीं कर सकते। ऐसे ही टीवी को भी नहीं कर सकते। आज न्यूज़ आई है, 10 सालों बाद कहाँ आएगी, नहीं आने वाली। ऐसे ही इंटरनेट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि जो मुद्रित माध्यम है आपका, उसकी कुछ खामियां भी तो होंगी। खामियां यानी कि कमज़ोरियां। क्या होती है इनकी कमज़ोरियां? देखो, जैसे ही आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है कि जिस चीज़ की विशेषता होती है उस चीज़ की कमज़ोरी भी होती है कहीं ना कहीं। यानी कि अगर किसी चीज़ की प्लस पॉइंट है तो उसके माइनस पॉइंट्स भी होंगी, और दोनों ही हमें ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे 5 नंबर में प्रश्न आ रहा है कि प्रिंट माध्यम से आप क्या जानते हैं, बताइए, तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना होगा कि प्रिंट माध्यम की शुरुआत कब हुई, कहाँ कहाँ हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसकी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ बतानी होंगी, यानी कि विशेषताएं और कमज़ोरियाँ भी आपको बतानी होंगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे पॉइंट्स वहाँ पर लिख के आएँ, लेकिन इनमें से कम 3 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद अब हम कमज़ोरियों की बात कर लेते हैं। तो केवल साक्षरों के लिए, साक्षर क्या होते हैं? साक्षर यानी कि जो पढ़े हुए लोग हैं, जो अनपढ़ नहीं हैं। जैसे कि आप सभी हैं, आप सभी साक्षर हैं, मैं साक्षर हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं, जो आज टीचर बने हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे अपनी जो रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं, तो वो सब क्या हैं? वो पढ़े हुए हैं। तो जो पढ़े हुए लोग हैं वही केवल अखबारों को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अनपढ़ है, यानी कि जिसने क ख ग भी नहीं पढ़ा है, तो वो अखबार का फ़ायदा नहीं उठा सकता, वो उसे नहीं पढ़ सकता, तो उसे खबरों के बारे में ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनकी योग्यता का भी पूरा ध्यान रखना। यानी कि इसकी कमज़ोरी में एक और चीज़ आ जाती है कि जो पाठक जो हैं उनकी भाषा के साथ साथ उनकी योग्यता, यानी कि उनके अंदर कितना स्तर है पढ़ने का, ये चीज़ भी बहुत ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे कि 5वीं क्लास का बच्चा है, क्या वो बहुत भारी भरकम शब्दों को पढ़ सकता है? नहीं। और अगर पढ़ भी लेगा तो उसका अर्थ वो नहीं स्पष्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद है तुरंत घटी घटनाओं से अवगत न करवा पाना। अब इसकी एक कमज़ोरी ये भी निकल कर आती है कि जो अखबार हैं वो तुरंत घटी हुई घटना से क्या करते हैं, उनको नहीं बता पाते। जैसे कि आपके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए रात को 3 बजे क्या हुआ, रात को 3 बजे भूकंप आ गया दिल्ली में। मान लीजिए, एग्जाम्पल है ओनली। ठीक है, तो रात को 3 बजे दिल्ली में भूकंप आ गया। अब इस बड़ी न्यूज़ को अखबार जल्द से जल्द नहीं पहुंचा सकता। कैसे, क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि अखबार की भी कुछ समय सीमा होती है। यानी कि जब अखबार छपने होते हैं अगले दिन के लिए, तो पूरी रात भर तो काम नहीं चलेगा। मुश्किल से 11 से 12 बजे तक ही वो काम करते हैं। उनकी आखिरी न्यूज़ 11 से 12 बजे के बीच में होती है। उसके बाद फिर इसे बंद कर दिया जाता है कि अब अगर कोई नई घटना घटती है तो उसकी खबर हम अगले दिन के अखबार में डालेंगे। ठीक है, तो क्लियर है कि तुरंत घटी हुई घटनाओं को ये अच्छे से नहीं बता सकता। उसके बाद है निश्चित अवधि पर प्रकाशित होना। यानी कि निश्चित अवधि पर प्रकाशित होने का अर्थ क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया कि जो न्यूज़ेज़ हैं आपकी, वो कितने से कितने टाइम तक डाली जा सकती है? 11 से 12 बजे तक के बीच में डाली जा सकती है। उसके बाद नहीं डलेगी, फिर अखबार जो है छपने बंद हो जाएंगे। तो एक निश्चित अवधि है, उसी पर ये प्रकाशित होता है। उसके बाद है अशुद्धियों को दूर न कर सकने।
अशुद्धियाँ क्या होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो क्या है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उनको दूर ना कर पाना भी इसके जो है कमज़ोरी निकल कर आती है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है रेडियो। रेडियो क्या है, रेडियो भी एक काफ़ी विस्तृत रूप है। तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम होता है। श्रव्य का अर्थ क्या है, सुनने वाला माध्यम। इसमें ध्वनि, शब्द और स्वर ही मुख्य होते हैं। जो रेडियो है उसमें आपकी ध्वनि यानी कि साउंड, शब्द और स्वर यही मुख्य होती हैं। जैसे कि अभी आप इस फ़ोन को देख पा रहे हैं, अपने इसमें PDF देख पा रहे हैं, नोट्स देख पा रहे हैं जो मैंने आपको दिया है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई नोट्स ना देती, ना ही आपको कुछ दिखाती, बस काला काला कुछ लगा के और बोले जाती, तो क्या आपको चीज़ें क्लियर होती? तो रेडियो से इतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं जितना हम देख कर समझ सकते हैं। तो इसकी एक कमज़ोरी यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता भी निकलेगी भाई, बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, उन पर भी ध्यान देंगे। उसके बाद है रेडियो एक रेखीय माध्यम है, यानी कि लीनियर माध्यम है। इसके समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है कि जो रेडियो होता है और जो प्रिंट माध्यम होता है वो किस पर आधारित होता है, किस शैली पर, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, आपने क्लास जो 11th है उसमें पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, तो फटाफट से उल्टा पिरामिड शैली की तरफ एक बार देख लेते हैं। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, उल्टा पिरामिड शैली ऐसी शैली होती है जिसमें कि जो क्लाइमेक्स है वो एंड में ना आके शुरुआत में ही आ जाता है। यानी कि अगर हम एक कहानी जो है वो पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो एक लास्ट का जो डी एंड होता है वो क्या होता है, वो क्लाइमेक्स होता है और वो लास्ट में ही आता है, शुरुआत में तो नहीं आता, आखिर में ही आता है। लेकिन जो आपका अखबार होता है, जो आपका रेडियो होता है, इन सभी में उल्टा पिरामिड शैली का इस्तेमाल किया जाता है और जो आपका क्लाइमेक्स है वो शुरुआत में ही आ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है या जो खबरें हैं वो पहले लिखी जाती हैं, ठीक है, उसके बाद घटते महत्व क्रम के अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। यानी कि पहले आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी होगी, फिर उससे कम महत्वपूर्ण बात, और अंत में बिल्कुल ही ऐसी बात की पढ़ने लायक भी ना हो, मतलब ज़रूरत नहीं है पढ़ने की ज़्यादा। अगर हम ऊपर की पढ़ रहे हैं तो हमें उससे ही खबर का पता चल जाएगा। अब आपने देखा होगा जो अखबार होते हैं उसमें कोई न्यूज़ होती है तो वो कुछ इस तरीके से होती है, बिहार में आई बाढ़, ठीक है, उसकी हेडलाइन होती है ये, बिहार में आई बाढ़। तो उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ बिहार में बाढ़ आई है, ठीक, पता चल गया। अब अगर मुझे उसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ पर आई, कितने बजे आई, कितने लोगों की मौत हुई, अगर ये सारी चीज़ें मुझे जाननी है तो फिर मैं उसके बाद की बातें पढ़ूंगी। उसके बाद लास्ट में आपके समापन आता है जिसमें बहुत ही कम महत्वपूर्ण बातों का बताया हुआ होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़, इसमें निष्कर्ष जो है वो नहीं होता। जो उल्टा पिरामिड शैली है उसमें निष्कर्ष जो है वो कभी नहीं दिया जाता है, ठीक। चलिए अब उल्टा पिरामिड शैली के बारे में एक चीज़ देखते हैं कि इसमें किस तरीके से दिया हुआ होता है। और हो सकता है कि आपसे पेपर में पूछा जाए कि उल्टा पिरामिड शैली को चित्र बनाकर समझाइए इस तरीके से, तो फिर आपको यही चित्र जो है वो बनाना पड़ेगा। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, अगर आपसे उल्टा पिरामिड शैली के बारे में प्रश्न पूछा गया है तो प्लीज़ आप सभी ये जो पिक्चर है, ये जो डायग्राम है, इसे ज़रूर बना के आएँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 1 मिनट लगेगी। टीचर देखते ही बड़ा ही खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने जब पिक्चर बनाई है और पिक्चर बिल्कुल सही है तो इसके अंदर की जो बातें हैं वो भी बिल्कुल सही होंगी, ठीक, और वो फिर आपको फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। तो फटाफट से समझ लेते हैं कि जो उल्टा पिरामिड शैली है उसके 3 हिस्से कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका है इंट्रो यानी कि आपका इंट्रोडक्शन मीन्स मुखड़ा। तो हिंदी में इसको मुखड़ा बोलते हैं और अंग्रेज़ी में इसको इंट्रो बोलते हैं। इसमें आपके मूल तत्व आते हैं, यानी कि जो बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो आपकी 2 से 3 पंक्तियों में बता दी जाती हैं, किसमें, इंट्रो में। उसके बाद है बॉडी में आपका विस्तृत ब्यौरा आता है, यानी कि पूरी जो घटना है उसमें कितनों की मौत हुई, कैसे बाढ़ आई, क्या कारण था, क्या लापरवाही बरती है लोगों ने, ठीक है, ये सभी बातें जो है वो आपकी बॉडी में बताई जाती हैं। और समापन में आपकी कुछ बिल्कुल ही मतलब जो महत्वपूर्ण बातें नहीं होती हैं वो लास्ट में थोड़ी सी 1-2 लाइन में बता दी जाती है, ठीक। तो अगर मुझे मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि बिहार में आई बाढ़, अगर मैं ये एग्जांपल आपको दे रही हूँ तो आप सभी ने अगर अखबार में पढ़ा कि बिहार में आई बाढ़,
पढ़ते ही आपको पता चल गया कि हाँ बिहार में बाढ़ आई है। अब अगर मुझे इसका विस्तृत रूप पढ़ना है, यानी कि इसका पूरा ब्यौरा पढ़ना है कि किस तरीके से हुआ सब कुछ, तो मैं बॉडी पढ़ूंगी। और अगर मुझे नहीं पढ़ना है, यानी कि मैं इच्छुक नहीं हूँ, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर मैं उसे वहीं पे छोड़ दूंगी। ठीक, उसके बाद है आपका समाचार लेखन की बुनियादी बातें। जो समाचार लेखन है उसको किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, उसकी कुछ बुनियादी बातें हैं। तो साफ सुथरी टाइपेड कॉपी। जो आपका रेडियो होता है उसमें क्या होता है, सीधे आपको बोला तो नहीं जाता कि भाई न्यूज़ ये है और बोल दो, नहीं, आपको पहले लिखी हुई न्यूज़ दी जाती है, यानी कि जो खबर है उसको लिख कर दिया जाता है और फिर जो वहाँ पे बोलने वाला होता है वो उसको बोलता है। ठीक है, तो साफ सुथरी टाइपेड कॉपी का अर्थ क्या है कि जो आपका लिखा हुआ खबर आपको मिल रही है पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अक्षर बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने चाहिए अच्छे से, कि आप पढ़ते वक्त कोई गलती ना कर दें। ठीक है, तो ये क्लियर है। उसके बाद है ट्रिपल स्पेस। ट्रिपल स्पेस का अर्थ क्या होता है, ट्रिपल स्पेस यानी कि जो अक्षर हैं उनके बीच में स्पेस, जगह जो है वो छूटी हुई हो, शब्दों के बीच में छूटी हुई हो, जिससे कि आप अच्छे से जो रीडिंग है, जो पढ़ना है, उसे पढ़ सके। उसके बाद है पर्याप्त हाशिया। पर्याप्त हाशिया का क्या अर्थ होता है, पर्याप्त हाशिया का अर्थ ये होता है कि अगर मैंने यहाँ से लिखना आरंभ किया है तो यहाँ पर भी उतना ही स्पेस छूटेगा जितना यहाँ पर छूटा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्लियर हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका रेडियो की विशेषताएं और खामियां। तो अधिकतम 12 से 13 शब्दों में होनी चाहिए और लाइन अधूरी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी लाइन अधूरी ना हो। ठीक, तो उसके बाद इसकी सबसे पहले देखते हैं खामियां। खामियां क्या है, पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है रेडियो में। क्या मतलब, जैसे कि अगर कोई न्यूज़ चल रही है तो वो क्या होगी, वो चलती जाती है। जैसे कि अगर न्यूज़ में, रेडियो में बोला जा रहा है कि रात 5 बजे मध्य प्रदेश में आया भूकंप, ये बात मैंने बोल दी। अब ये बात अगर मैं रिपीट ना करूं तो जो वहाँ पर बैठा हुआ है सुनने के लिए, अगर उसने ध्यान से नहीं सुनी तो उससे ये खबर छूट जाएगी, है ना। ऐसा भी हो सकता है। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी जब रेडियो को सुन रहे होते हैं ड्राइविंग के टाइम पे, जब हम कार में रेडियो चला लेते हैं, कुछ खबरें आती हैं ऐसी और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, तो क्या होता है, हमें आधी अधूरी खबर सुनने को मिलती है। फिर हम उसे दोबारा सुनने के लिए हमें पूरा एंड तक का वेट करना होता है कि कब ये खबर दोबारा आएगी, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो खबर दोबारा आती ही नहीं है। तो इसमें पीछे लौटने की सुविधा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद रेडियो कार्यक्रम की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो रेडियो है उस कार्यक्रम की क्या करनी पड़ती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अखबार तो आपका क्या होता है, सुबह 7 बजे आ जाता है, पूरे दिन चलता है, कभी भी बैठ के पढ़ो, सोते वक्त पढ़ लो भाई, खाते वक्त पढ़ लो, बैठे हुए हो ऐसे खाली टाइम पे तो पढ़ लो। लेकिन जो आपका रेडियो है उसके जो कार्यक्रम होते हैं उनका एक टाइम फिक्स होता है कि 5 से 6 बजे तक ही बस वो आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, ऐसा होता है। ऐसा ही आपका टीवी में होता है। उसके बाद श्रोताओं को बांध कर रखना कठिन है। जो श्रोता है यानी कि जो सुनने वाले हैं उनको बांध कर रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो खबर हमें सुननी है वही हमसे छूट गई तो फिर हम उसे नहीं सुनेंगे, बार बार क्यों सुनेंगे भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, इसीलिए। उसके बाद प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। इसमें क्या है, इसमें हम रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हैं, अपना फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद अरुचिकर होने की संभावना, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ खबरें ऐसी आ जाएं जिसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो फिर हम रेडियो को बंद कर देंगे कि भाई ये तो काम का नहीं है, हमें नहीं सुनी भाई, ऐसे कर देते हैं। तो ये इसकी खामियां हो गई। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं, गिनी चुनी हैं। क्या है विशेषता इसकी, मनोरंजन में ज्ञानवर्धन है, यानी कि एक तरीके से मनोरंजन का साधक है। इसमें गाने वगैरह आते हैं, चुटकुले आते हैं, अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है वो इतनी बिजी है कि आप अखबार पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, टाइम आपको मिल ही नहीं पा रहा है, तो आप रेडियो सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे सस्ता माध्यम है। सबसे सस्ता माध्यम कैसे, आजकल तो फ़ोन में आ रहा है और हम कार चला रहे होते हैं उसमें आ रहा होता है, ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता, कुछ भी पैसा नहीं लगता, एक बार रेडियो ख़रीद के रख लो और चलाते रहो, सुनते रहो, और आजकल तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है निरक्षर व पढ़े लिखे दोनों के लिए है। निरक्षर यानी कि जो अनपढ़ होती हैं, ठीक, और पढ़े लिखे यानी कि जो साक्षर होती हैं, दोनों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसे अखबार पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो इस रेडियो की खबरों को सुनकर खबरों का अंदाज़ा लगा सकता है
कि क्या खबर आई है भाई, क्या नई जो स्थिति है वो घटना घटी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है अनपढ़ को कहाँ से पता चल जाएगी, रेडियो से। ऐसे ही पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल दिया, कम समय हो किसी के पास तो पढ़ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपना टेलीविज़न और इंटरनेट जो है वो पार्ट नंबर 2 में करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो फटाफट से क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे, एंड जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश कीजिए हमारे चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एंड आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ये सभी क्या है कराए जाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम में। तो आप सभी देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक होती है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लस में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, यूनिक क्लासेस के नाम से ही है टेलीग्राम ग्रुप, इसे भी जाके प्लीज़ फटाफट से ज्वाइन कर ले। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगी। और जो मैंने प्लेलिस्ट नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें एक बार ज़रूर देखें, वो आपके काम की हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। एंड हाँ, एक छोटी सी कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी कमेंट कर दिया करो कि कैसी लगी आपको वीडियो, कितना समझ में आया, हेल्पफुल थी या नहीं, पार्ट 2 कितनी जल्दी चाहिए, ठीक है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।